यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। प्रदेश में अमरोहा की नौगांवा सादात, बुलंदशहर की बुलंदशहर सदर, फिरोजाबाद की टुंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर की घाटमपुर, देवरिया विधानसभा सीट और जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। वोट शाम 6 बजे तक पड़ेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान घाटमपुर विधानसभा में बूथ संख्या 160, 158 और 161 पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान देर से शुरू हुआ। बता दें कि इस उपचुनाव में कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं के हाथ से होगा। जिन 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें 6 पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस उपचुनाव का रिजल्ट 10 नवम्बर को आएगा। हाथरस के डीएम पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चिंता जताई है। हाथरस कांड में डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार विवादों में रहे हैं। उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह पीड़ित परिवार पर दबाव डालते दिख रहे थे। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाथरस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। हाथरस कांड को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरता रहा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 नवंबर तय करते हुए उस दिन सीबीआई से इस मामले में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। हाथरस मामले में पीड़िता का कथित रूप से जबरन अंतिम संस्कार करने के मुद्दे पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन राय की पीठ ने खुद संज्ञान लिया था। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने इन सीटों को भरने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय शुक्ला ने सोमवार को निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक निर्वाचन की अधिसूचना 5 नवम्बर को जारी होगी और उसी दिन से नामांकन पत्रों को दाखिल करना शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 नवम्बर को होगी, जबकि 13 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की तारीख 17 नवंबर तय की गई है। मतदान 1 दिसंबर को होगा, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना 3 नवंबर को होगी। 7 सितंबर से पहले निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यूपी के मेरठ जिले में नौचंदी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ट्रांसपोर्टर के घर से उसके बेटे को अगवा कर लिया। बदमाशों ने परिजनों के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 लाख की फिरौती मांगी है। इसके बाद परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें अगवा किशोर की तलाश में जुटी हैं। पुलिस ने बताया कि शास्त्री नगर सेक्टर 12 के रहने वाले आसिफ ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। आसिफ सोमवार को अपनी पत्नी के साथ बाहर गए थे। इस दौरान घर पर उनका 15 साल का बेटा आरिफ और बेटी थी। आसिफ की बेटी घर के फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर ऑनलाइन क्लास कर रही थी। दोपहर करीब 2 बजे वह नीचे आए तो उसका भाई आरिफ घर से गायब था। जमीन पर एक लेटर बरामद हुआ जिसमें बदमाशों ने आरिफ को अगवा करने की बात लिखी थी। इस बीच छात्रा के मोबाइल पर उसके भाई के मोबाइल से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। उसमें बदमाशों ने आरिफ को अगवा करने की बात लिखते हुए 50 लाख की फिरौती की डिमांड की थी। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी की जमीनों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने सोसाइटी की आर्थिक गतिविधियों को लेकर आर्थिक अपराध शाखा को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए कीमत की जो जमीन स्कूल के लिए आवंटित हुई थी उसे सोसाइटी के पदाधिकारी बेचने के फिराक में है। दूसरी ओर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस मामले में कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने सालों से रायबरेली की जनता का न केवल भावनात्मक और मानसिक शोषण किया है बल्कि उनके संसाधनों को भी जी भर के लूटा है। कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी मामला इसका एक और ज्वलंत उदाहरण है।